G7 is a group of 7 powerful economies of the world. कौन कौन है इस पे? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है. इन्होंने एक मीटिंग की है जून 2021, जो अभी है जून 2021. उस मीटिंग में इन्होंने 15% मिनिमम टैक्स रेट निकाला है. इन्होंने प्रपोज किया है सारी इकोनॉमीज के, पावरफुल इकोनॉमीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिलके कि MNCs have to give 15% at least of their profits in a particular country wherever they operate. अब इससे क्या हुआ? जिन कंट्रीज में ऑलरेडी लोअर टैक्स रेट था, लाइक आयरलैंड, like UAE, United Arab Emirates, like Bermuda, Cayman Islands, they all got in a fix. Because, you remember, tax havens ke through, what do we used to do? You used to make subsidiaries out there, you used to make cross-border tax structures out there, you used to route the income from there and end up paying no tax or paying lesser tax. You used to plan your taxes that way through tax havens. अब tax haven से क्यों plan करते थे? सबसे बड़ा reason, one of the bigger reasons was lower tax rates or lesser tax rates, right? Then OECD का जो secretary साहब हैं, Matthias Cormann, according to him, this consensus of 15% is going to be the biggest reform in international tax. And it is going to be a game changer. मैं आपको बता दूं, it is just a proposal right now. It is only a proposal right now. Now 7th-8th July G20 inclusive framework की मीटिंग होनी है. What is this G20 inclusive framework? It's actually a G20 meeting wherein more than 130 countries, more than 135, 139 countries or so are going to participate. If they are going to participate, then I think somebody is coming. So Rita Gulati is, I think, there. So fine. So if somebody, G20 framework meeting is there, and usme meeting में more than 139 countries are going to participate. उसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, biggest elephant right now चाइना भी है. So what do you expect कि वहां पे क्या होने वाला है? OECD और पावरफुल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूएसए, यूके ने एक प्रपोजल कंसेंसस पे आ गए हैं. नाउ OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की मीटिंग है. वहां पे more than 135, more than almost 139 countries will be there. They'll have to give consensus. There is no option कि especially India cannot go against it. Because India cannot be the deal breaker. अगर इतनी पावरफुल इकोनॉमीज इन्वॉल्व है ना, सो दे हैव टू समवेयर अग्री. अब प्रॉब्लम कहां पे होगी, नेगोशिएशंस कहां पे होंगी कि हमें आपने बोल दिया 15% प्रॉफिट मिले, पर 15% प्रॉफिट तो हमें मिल जाए, बट व्हाट अबाउट आर रिस्क्स, व्हाट अबाउट द रिवॉर्ड्स? आप तो बिना सबको सोचे समझे बोल रहे हो कि 15% कम से कम आपको मिलना चाहिए. व्हाट इफ आई डिजर्व मोर देन 15%, और व्हाट इफ मेरे 15% से बहुत कम मैं डिजर्व करता हूं मेरे टैक्सिंग राइट्स? तो दीज आर ऑल द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एलोकेशन. इनको बोलते हैं प्रॉफिट एलोकेशन इश्यूज, कि प्रॉफिट्स एलोकेट करने का बेसिस क्या है. अब वो OECD ने पिलर 1 में बताया. सो आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू कवर टुडे. OECD 2 रिपोर्ट्स लेके आया, पिलर 1 एंड पिलर 2. वो OECD ने पिलर 1 में बताया कि प्रॉफिट एलोकेशन कैसे करो. वहां पे उन्होंने 20/10% अप्रोच बताया. Where did it all started? अभी आपको पता है यूएस में जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई. जो बाइडेन की गवर्नमेंट कोविड के सिनेरियो में आई है. कोविड की वजह से many governments have spent a lot on people, welfare, healthcare, medical facilities, everywhere, every country, including India. इंडिया में इतने इनकम टैक्स रिफंड्स, जीएसटी रिफंड्स मिले, इतनी सारी स्कीम्स आई, इतनी सारे आपको बेनिफिट्स दिए गए फ्रॉम द गवर्नमेंट जो कोविड की वजह से, वेदर फिस्कल
और वेदर नॉन फिस्कल। यूएस ने भी बहुत सारे दिए कोविड की वजह से, एवरीवेयर एवरी कंट्री गॉट अ हिट समवेयर, तो अब उनको दे हैव टू कवर इट अप, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। अब वो कैसे आ सकता है? टू गेट द फेयर शेयर ऑफ देयर टैक्सेस। और फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस कैसे आएंगे? फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस आएंगे टैक्सेस इंपोज करके, टैक्सेस लेवी करके, ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स लाके, ज्यादा से ज्यादा कंट्री में इन्वेस्टर्स को लाके, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्रिएट हो, यहाँ पे कंपनीज अपने ऑपरेशंस शिफ्ट करें, यहां से ज्यादा इनकम जनरेट हो और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे किया जाए। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन का एक स्टेटमेंट है दैट दिस वुड एंड रेस टू द बॉटम, कि ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% है वुड एंड द रेस टू द बॉटम। इसका क्या मतलब हुआ कि वुड एंड द रेस टू द बॉटम? हम क्या करते थे, हम यूएस में हमारी एक सपोजिटली कंपनी है, उसकी सब्सिडरी मॉरिशियस में, उसकी सब्सिडरी केमन आइलैंड्स में, उसकी सब्सिडरी बर्म्यूडा में, उसकी सब्सिडरी इंडिया में। ये क्या है? वी आर डूइंग अ रेस टू द बॉटम। हम ऊपर से नीचे जाए जा रहे। क्यों? कहीं ना कहीं किसी कंट्री के बीच में ट्रीटी होगी जहां पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इनकम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में कोई ईयू का डायरेक्टिव होगा, यूरोपियन यूनियन में अगर बनाई होगी तो वहां से कुछ ना कुछ उनके बीच की ट्रांजैक्शंस को टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। टैक्स हेवंस में जीरो और लेस टैक्स मिलता है। कहीं ना कहीं किसी कंट्री में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन होंगे, जैसे यूएई है, वहां पे अगर कंपनी बनाओगे तो वहां पे 100% एग्जेम्पशन मिल जाती है प्रॉफिट्स पे। इंडिया में भी तो बहुत सारे इंसेंटिव्स है, 80IA, 80IB, 80IC, 80IC, मतलब ये सारे क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंसेंटिव, ये क्या है? कहीं ना कहीं दीज प्रोविजंस हेल्प्स यू टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस। तो वुड एंड द रेस टू द बॉटम मतलब 15% मिनिमम टैक्स हर जगह कर दिया कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे। अब रेस टू द बॉटम खत्म, ये अटेम्प्ट है, बट मैं आपको बताता हूं रेस टू द बॉटम कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अभी जेफ बेजोस फ्यू डेज बैक सेड दैट, इफ यू हैव रेड दैट न्यूज, जेफ बेजोस ने कहा था दिस G7 प्रपोजल फाइन, इट हैज कम इन, बट आई एम रेडी टू पे व्हाटएवर टैक्स इट टेक्स। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहां पे है? फेसबुक का हेडक्वार्टर यूएस में नहीं है, फेसबुक का हेडक्वार्टर समवेयर इन यूरोप है। यूरोप में हेडक्वार्टर है फेसबुक। यू कैन गो गूगल दिस आफ्टर दिस सेशन। क्यों? Due to the friendly tax regime, due to EU directives, due to schemes which are there, which are favoring the technology companies, which are favoring the companies like Facebook. मार्क जकरबर्ग का एक आर्टिकल आया था, अभी न्यूज आई थी पीछे, 5-6 दिन हो गए, it's been 5-6 days now. Pay fuck all tax policies. This was written, I'm actually using this term, this was written in that news. We do not care. Whatever taxes are there, we'll pay all the taxes here. Fine. Because companies like Facebook, Google, Apple is one of the most valued company. Many, billions of euros have been already planned. Millions of billions of euros have already been profit shifted, have already been, tax planned in this manner. Already. Google 2020 तक, I'll cover this आगे, कितने बिलियन यूरोस प्रॉफिट शिफ्ट कर चुका है ऐसे, एंड दिस इज इन पब्लिक डोमेन। आई एम नॉट स्पीकिंग दिस ऑन माई सेल्फ, दिस इज इन पब्लिक डोमेन। G7 इसी वजह से आया है, टैक्स प्रपोजल इसी वजह से आया है, टू एक्चुअली गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, टू एक्चुअली हैव अ फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे? आई गिव यू अ प्रॉपर प्रैक्टिकल टैक्स स्ट्रक्चर फॉर दिस। आगे चलते हैं। वी ऑल नो BEPS. OECD has been spearheading, OECD has been heading the BEPS action plans framework. क्यों आया ये? ताकि आप प्रॉफिट शिफ्ट ना करो। प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब फ्रॉम द हायर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू अ लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे करते हो, कुछ ना कुछ अपने P&L को ऐसे बना लेते हो ताकि तुम्हारी जो नेट प्रॉफिट बचता है वो तो बहुत कम बचता है, जहां पे ज्यादा टैक्स लगना होता है, और जहां पे तुम्हारा बिल्कुल टैक्स नहीं है वहां तुम्हारा नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा होता है। क्लासिक एग्जाम्पल, महंगे पे खरीदो, सस्ते पे बेचो। इनकम सस्ती हो, इनकम वहां पे कम हो गई है टैक्स हेवन कंट्री में, यहां पे आपने महंगे पे खरीद लिया, आपकी परचेज इन्फ्लेट हो गई। इट इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल्स। आगे और भी एग्जांपल्स हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग के। अगर मान लो कि सर
मैं बोलता हूं कि 15% सबको मिनिमम देना पड़ेगा। कोई कंट्री है जो अग्री नहीं करती। आप कहते हो इंडिया डील ब्रेकर नहीं होगा, इंडिया इसको अग्री करेगा। पर मान लेते हैं कोई और कंट्री है, जैसे आयरलैंड है। आयरलैंड का फाइनेंस मिनिस्टर का एक न्यूज आया हुआ है कि वो बहुत वरीड है इससे। अगर वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं मान रहा 15%, तो क्या होगा? उसका भी है सोल्यूशन। he can say that I do not agree because this is not fair to me. This is actually not fair to me because मैं तो इतने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ही अंडरटेक नहीं कर रहा, मैं तो इतना वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा एंटिटी के, तो मैं तो 15% टैक्स दे ही नहीं सकता आपको। यहाँ पे मेरे को तो आपको 5% देना चाहिए, या मेरे को तो आपको 10% देना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस मच टू द वैल्यू चेन वेयर इन आई शुड पे 15%। वहां पे टॉप अप अप्रोच या इनकम इंक्लूजन रूल आ जाएगा, OECD पिलर 2 आ जाएगा वहां पे कि इनकम इंक्लूजन रूल लग जाएगा। हालांकि लेट मी टेल यू, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में इनकम इंक्लूजन रूल अभी तक नहीं है। कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशंस और इनकम इंक्लूजन रूल आर द न्यू थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी आए डोमेस्टिक लॉ में। बाय डोमेस्टिक लॉ आई मीन इनकम टैक्स एक्ट नहीं है अभी। तो इनकम इंक्लूजन रूल लग जाएगा। आप 5% टैक्स हो, 10% आपकी हम पेरेंट कंपनी से ले लेंगे जो यूएसए में है, 10% आपकी हम पेरेंट कंपनी से ले लेंगे जो यूके में है। उसको बोलते हैं इनकम इंक्लूजन रूल। सो इससे पहले लाइक आई टोल्ड यू, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, ये सब क्या कर रहे थे? और इनफैक्ट अमेजॉन तो अभी तक कर रहा है, फेसबुक अभी भी कर रहा है, गूगल ये प्रैक्टिस छोड़ चुका है 2020 में। मैंने ये स्लाइड में व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट अ होल न्यू टैक्स स्ट्रक्चर वेयर इन पूरे के पूरे न्यूज लिंक्स हैं आपके साथ। आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू आफ्टर द वेबिनार। You can click on these links and you can go on to the news which is there. How is the tax planning being done? irishtimes.com, CNBC, MNE Tax, Google used this technique till 2020, Financial Times में न्यूज आई थी ये। 2021 में क्यों नहीं कर रहा, 2020 तक ही क्यों किया? उसके बाद EU डायरेक्टिव्स और स्ट्रिक्ट हो गए। अब वो एग्जाम नहीं करेंगे आपकी इनकम को। क्या एग्जाम नहीं करेंगे? I'll cover this above. Now I'll walk you through this tax structure. Am I audible to all of you? Because this is quite important. Just a thumbs up or a yes or a no, please. Thank you. Got it. Actually, वो chat box भी, it's not quite visible here. ठीक है, fine. Thank you. तो अब क्या कर रहे हैं गूगल, फेसबुक, एप्पल, क्या कर रहे हैं? ढंग से स्ट्रक्चर को देखो। यूएस इनकॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल हमारे गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं, या फिर हमारा गूगल यूएस एंटिटी है, वहां पे 21% टैक्स लगता है यूएस में। यहां पे उन्होंने आयरलैंड में, मेरा कर्सर देखते जाना, यहां पे उन्होंने आयरलैंड में एक कंपनी बनाई, वहां पे आयरलैंड में 12.5% टैक्स लगता है। 12.5% आयरलैंड में उन्होंने सब्सिडरी बना दी, मोर देन 51% इन्वेस्ट करके। उन्होंने साथ में एक नीदरलैंड्स में भी सब्सिडरी बनाई। आयरलैंड और नीदरलैंड्स अलग अलग हैं, ये डच टेरिटरीज हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये सेग्रीगेट कर रही है इनको। आयरलैंड में आयरलैंड कंपनी 1, साथ में नीदरलैंड्स में एक कंपनी बनाई। एक कंपनी जो आयरलैंड में बनी है उसका उन्होंने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसको दे दिया? बर्म्यूडा, केमन आइलैंड्स, मैकाओ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवंस को, जहां पे या तो कोई टैक्स नहीं है, या फिर 0 टैक्स है, या बहुत कम टैक्स है। ये तीनों कंपनियां क्यों बनाई गई हैं? इस तीनों कंपनी बनाने के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल आयरिश एंड डच सैंडविच रूल। डबल आयरिश मतलब आयरलैंड में 2 सब्सिडरीज बना दो, और किसी भी डच टेरिटरी में, मैंने नीदरलैंड्स लिया है यहां पे, नीदरलैंड्स में एक सब्सिडरी बना लो, आपके प्रॉफिट शिफ्टिंग हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यूएसए से काम करता, मेरे को सारी इनकम यूएसए में होती, तो मैं 21% टैक्स देता, राइट? अब मैंने आयरलैंड में सब्सिडरी बना दी, आयरलैंड में कंपनी 1 में मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सारे डाल दिए। आयरलैंड कंपनी 1 मेरा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेल्स कर रही है कस्टमर्स को, तो रेवेन्यू मेरा आयरलैंड कंपनी 1 जनरेट कर रही है। आयरलैंड में वो कंपनी को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 12.5%, 12.5%, राइट? एज पर द डोमेस्टिक टैक्स लॉ देते हो, इंडिया में भी अगर 15%, 25.17% लगता है कॉर्पोरेट्स पे, तो हम ये कहते हैं ना इंडिया में इतना टैक्स लगेगा, तो
तो आयरलैंड के भी डोमेस्टिक इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 12.5% टैक्स है वहां पे। इन्होंने क्या किया, सेम 12.5% 12.5% को नीचे कर दिया इक्वल अमाउंट डाल के कि हम इसको रॉयल्टी दे देते हैं अपनी दूसरी सब्सिडरी को सेम अमाउंट की। मैंने जितने का रेवेन्यू किया मैंने उतना अमाउंट या उतना पोर्शन ऑफ सम अमाउंट एज अ रॉयल्टी। रॉयल्टी क्यों? लाइसेंस टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, लाइसेंस टू यूज एनी इंटेंजिबल, लाइसेंसिंग मैंने लाइसेंस ले रखा है, कुछ राइट टू यूज ले रखा है, तो मैंने नीचे नीदरलैंड्स को सेम या प्रोपोर्शन अबाउट रॉयल्टी एज अ रॉयल्टी दे दिया। नीचे जा रहा है नहीं, ये आयरलैंड कंपनी 1 से रॉयल्टी जा रही है ये। अब नीदरलैंड्स के पास अमाउंट पहुंच गया, इस वजह से पहला स्टेप क्या हुआ कि आयरलैंड कंपनी 1 ने अपना पोर्शन, अपना अमाउंट सारे का सारा थ्रू रॉयल्टी नीदरलैंड्स भेज दिया। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सारी नीदरलैंड्स वाली कंपनी में गूगल ने इन्वेस्ट कर दी थी जब वो आयरलैंड कंपनी 1 बना रही थी। तो सारे यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल टैक्स स्ट्रक्चर्स में, ध्यान रखना। नाउ नीदरलैंड्स वाली कंपनी के पास रॉयल्टी आ गई। अब वो नीदरलैंड्स वाली कंपनी ने सेम रॉयल्टी इन सम अदर फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, इन सम अदर पेमेंट फॉर सर्विसेज एंड ऑल, व्हाटएवर नेचर ऑफ एक्सपेंस, उन्होंने आयरलैंड कंपनी 2 को दे दी। आयरलैंड कंपनी 2 को देने का मतलब है कि आयरलैंड कंपनी 2 कहां से कंट्रोल हो रही है? बर्म्यूडा से, केमन आइलैंड से, मकाऊ से। तो अगर वहां से कंट्रोल हो रही है तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो केमन आइलैंड्स में, यूएस का तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो इस तरीके उन्होंने क्या किया, सर आप मेरे को ये बताओ कि आयरलैंड कंपनी 1 से अगर नीदरलैंड्स पैसे गए एज रॉयल्टी और नीदरलैंड से आयरलैंड कंपनी 2 में दोबारा वापस आ गए, तो इस पे टैक्स एक्सपोजर क्या है और इस पे हमने प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे की? ये तो आपने मुझे बता दिया कि ये करा, बट टैक्स एक्सपोजर कैसे मिनिमाइज किया मैं बताता हूं कैसे। 12.5% टैक्स आयरलैंड कंपनी 1 को देना पड़ रहा था, बट उसने अपने एक्सपेंसेस में डाल के एज अ रॉयल्टी नीदरलैंड्स कंपनी को भेज दिया। नीदरलैंड्स की टैक्स ट्रीटी है, टैक्स ट्रीटी बिटवीन आयरलैंड और नीदरलैंड, कि अगर आप टैक्स ट्रीटी बिटवीन द आयरलैंड और नीदरलैंड एंड यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टिव्स हैं, अगर आप एक स्टेट मेंबर स्टेट से दूसरे मेंबर स्टेट में कोई पेमेंट भेजते हो वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है। देयर इज द कैच। टैक्स ट्रीटी भी एग्जेम्प्ट कर देती है, अगर कुछ पेमेंट्स को ईयू डायरेक्टिव्स एग्जेम्प्ट नहीं करते तो टैक्स ट्रीटी उसको एग्जेम्प्ट कर देती है। टैक्स ट्रीटी नहीं करेगी तो ईयू डायरेक्टिव्स का सहारा ले लेते हो, जो भी इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल है आप ले लेते हो। इंडियन इनकम टैक्स में भी यही करते हैं, प्रोविजंस ऑफ द डोमेस्टिक टैक्स लॉ और द ट्रीटी व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल, वहां भी ऐसा ही होता है। यहां पे उन्होंने टैक्स नहीं दिया, जो नीदरलैंड्स के पास रॉयल्टी आ गई, नीदरलैंड्स ने आयरलैंड कंपनी 2 को भेज दिया। आयरलैंड कंपनी 2 आयरलैंड में टैक्स ले सकती है, पर वो भी क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो आयरलैंड में कंट्रोल्ड ही नहीं हो रही। कंट्रोल कहां से हो रही है? बर्म्यूडा से, केमन आइलैंड से, मकाओ से, जहां पे जीरो टैक्स है, जहां पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लोअर है या जीरो है। इस तरह यूएस इनकॉर्पोरेशन ने 21% टैक्स ना देकर अपना पूरा प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया बिटवीन आयरलैंड सब्सिडरीज एंड द डच सब्सिडरीज। ये गूगल 2020 तक कर रही थी, एक्चुअली में न्यूज है। यू कैन गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गो थ्रू दैट न्यूज। सो दिस इज नोन एज डबल आयरिश एंड डच सैंडविच रूल। इंडिया एंड G7 प्रपोजल का क्या लेना देना है? मैंने आपको बताया इंडिया कैन नॉट बी द डील ब्रेकर। G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में OECD इन्वॉल्व है। बेप्स ऑलरेडी इंडिया एक्शन प्लान 1 फॉलो करता है, एक्शन प्लान 13 फॉलो करता है। MLI आ चुके हैं, इंडिया एज अ सिग्नेटरी टू दी मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, जो सारे बेप्स के एक्शन प्लान है। इंडिया को बहुत बड़ी ह्यूज FDI रिसीव हुई है 2021 में, इट वाज अ न्यूज डिस्पाइट पैंडेमिक। तो ऑब्वियसली हर कंट्री का एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो यहां से, राइट? ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले और फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस उसको मिले। सिंपल नॉलेज, सिंपल है ये। टैक्स इंसेंटिव्स हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। गिफ्ट सिटी यहाँ पे आई थी। गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जैसा। गुजरात में इन्होंने एक सिटी बनाई है। इन्फो इट्स टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए और उसको फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने के लिए। सो दिस बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन थिंग्स जो है वो गिफ्ट सिटी उनको इंसेंटिव्स देती है। पीपल कैन कम इन, इन्वेस्टर्स कैन कम इन एंड do their businesses in these cities wherein they can enjoy lots of tax benefits. Capital gains का benefit मिल जाता है, just to go into all of that कि क्या क्या benefits मिलते हैं। बहुत सारी deductions मिल जाती हैं। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या आप
क्या अमेंडमेंट्स आ सकती है 2-3 साल में? अगर मान लो ये G7 प्रपोजल जुलाई की मीटिंग में अग्री हो जाता है तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 2-3 साल में बिल्कुल आ सकते हैं। आपका इक्वलाइजेशन लेवाई गायब हो सकता है। जो इक्वलाइजेशन लेवाई आप 6% या 2% पे लगाते हो सकता है कि वो 2 साल या 3 साल बाद इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना हो। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस सेक्शन 911, सेक्शन 9 की जो एक्सप्लेनेशन में आया है वो हो सकता है ना हो, वो हट जाए, वो रोल बैक हो जाए। क्यों? क्योंकि G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल आ जाएगा एंड इंडिया हैज कमिटेड कि जब ऐसा प्रपोजल आएगा इंटरनेशनल लेवल पे तो हम अपने यूनिलैटरल मेजर्स को रोल बैक कर लेंगे। यूनिलैटरल मेजर्स मतलब जो मैंने खुद से लिए हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इक्वलाइजेशन लेवाई कहीं और किसी और कंट्री में तो नहीं लगता ना, DTAA में भी कवर नहीं होता। इक्वलाइजेशन लेवाई इंडिया का यूनिलैटरल मेजर है। क्यों? ऑनलाइन कंपनीज को, ऑनलाइन बिजनेसेस को टैक्स करने के लिए। फ्रांस डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाता है, इटली कोई और टैक्स लगाता है, कोई कंट्री गूगल टैक्स लगाती है, बिकॉज ये सारी चीजें गूगल की वजह से आई हुई है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है अभी, हर कंट्री ने अपना अपना लगा रखा है। इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवाई लगा दिया, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लिया। तो अगर ये G7 प्रपोजल एक्चुअली में कल्मिनेट हो जाता है इन रियलिटी, जो कि हो सकता है और होगा, ये इक्वलाइजेशन लेवाई और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडियन इनकम टैक्स एक्ट से हट सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं हटेंगे, मिनिमम 3-4 ईयर्स लगेंगे। 2 साल से तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि बहुत कुछ करना होगा। टैक्स ट्रीटी को मॉडिफाई करना होगा, MLI में बहुत सारे CTAs बनने होंगे, उसके बाद आपको इक्वलाइजेशन लेवाई को हटाना है। डोमेस्टिक इनकम टैक्स एक्ट में आपको इनकम इंक्लूजन रूल लेके आना पड़ेगा ताकि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज इंडिया के थ्रू टैक्स प्लानिंग ना शुरू कर दें, प्रॉफिट शिफ्टिंग ना शुरू कर दें। बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, अमेंड करनी पड़ेंगी। इनकम इंक्लूजन रूल मैंने आपको बता दिया। मैं इसके आगे आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। OECD पिलर 1 पिलर 2 रिपोर्ट्स ऑलरेडी इंडिया मानता है। इंडिया बाय द वे OECD का मेंबर है क्या? नहीं, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। इंडिया ऑब्जर्विंग मेंबर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, जस्ट एन ऑब्जर्वर है। मैंने आपको बताया यूनिलैटरल मेजर्स चले जाएंगे। पिलर 1 एंड पिलर 2 रिपोर्ट क्या है? पिलर 1 पिलर 2 रिपोर्ट डिजिटल इकोनॉमी को टैक्स करने की OECD की इनिशिएटिव्स है। पिलर 1 बोलता है कि एक नया नेक्सस क्रिएट होता है। नया नेक्सस क्रिएट होता है मतलब कि एक नया रिलेशन बनता है ऑफ अ मल्टीनेशनल व्हेन द मल्टीनेशनल कम्स इनटू इंडिया। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आए, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन क्लाउड राइट नाउ। तो देयर हैज टू बी इकोनॉमिक प्रेजेंस। अगर आपने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को भी ढंग से देखा हो तो वो बोलता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, वो डिजिटल प्रेजेंस की तो बात ही नहीं करता। तो इंडिया वहां पे स्मार्ट हो गया, कहता है कि अगर मैं यहां लिख दूंगा ना सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस तो खाली ऑनलाइन कंपनीज ही आएंगी। मैं लिखता हूं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो कवर हो जाए, और अगर कोई भी नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन भी है ना जिसमें थोड़ा सा भी ऑनलाइन एलिमेंट है, उसको भी मैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की डेफिनेशन में ले आऊं। अदरवाइज वो सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन में ये क्यों नहीं लिखता सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस? कभी सोच के देखो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ही क्यों लिखी? क्योंकि दे हैव टू हैव अ फेयर शेयर ऑफ टैक्स एंड दे हैव टू बी वेरी सेफ। एम्बिग्विटी का कोई स्कोप ही नहीं है। एम्बिग्विटी हुई बिलियंस ऑफ यूरोज INR शिफ्टेड, और होते हैं। OECD पिलर 1 रेजिडुअल इनकम की बात करता है, 20% ओवर 10% अप्रोच की बात करता है कि प्रॉफिट एलोकेट आप ऐसे करो कि 20% ओवर 10% अप्रोच लगाओ। एप्लीकेशन ऑफ आर्म्स लेंथ कोई जरूरी नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। पिलर 2 मिनिमम टैक्स की बात करता है। आप में से जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग में काम कर रहा है या ट्रांसफर प्राइसिंग में काम करना चाहता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ साल पहले इंडिया में। उसकी एक लिमिट थी जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में एक INR के फॉर्म में दी हुई है। पर अगर आप BEPS एक्शन प्लान 13 करोगे ना तो वो वहीं से आई है, 750 मिलियन यूरोस की लिमिट है। तो वही उन्होंने BEPS एक्शन पिलर 2 में भी डाल दी। 15% मिनिमम टैक्स पिलर 2 में भी लिखा है। मैंने आपको बताया दिस 15% हैज टू बी पेड एवरीवेयर, नॉट जस्ट कि आप जहां हेडक्वार्टर्ड हो। तभी टैक्स हेवेंस को परेशानी हो रही है, तभी आयरलैंड, बर्म्यूडा, मकाओ, केमन आइलैंड्स जैसी कंट्रीज को परेशानी हो रही है।
बिकॉज वहां पे 15% से कम है, यूएई में 15% से कम है। यूएई 100% कॉर्पोरेट एग्जेम्पशन देता है कॉर्पोरेट्स को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप यूएई में अपनी आप एंटिटी इनकॉर्पोरेट करो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, आपको कोई टैक्स नहीं देना। इनकम इंक्लूजन रूल ओईसीडी पिलर 2 लेके आया है। अब इनकम इंक्लूजन रूल ही हो सकता है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में भी आ जाए 3-4 साल बाद। सीएफसी रेगुलेशंस इंडिया अभी रिकॉग्नाइज नहीं करता, कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशंस, हो सकता है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में वो रिकॉग्नाइज होने लग जाए। अभी सीएफसी के नाम पे हमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में एक्टिव बिजनेस टेस्ट हमें देखना होता है, कहीं ना कहीं वो सीएफसी से रिलेटेड है, बट सीएफसी पूरा नहीं है। तो हो सकता है ओईसीडी पिलर 1 एंड पिलर 2 की वजह से हमें डोमेस्टिक इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस होने को पता मिले। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल टैक्स में गेम चेंजर है G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल की, बहुत सारे चेंजेस करेगा ये साथ में यार। आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहले इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, फिर उसके बाद आपकी टैक्स ट्रीटी जो इंडिया ने साइन कर रखी है मोर देन 90 कंट्रीज के साथ, फिर उसके बाद आपका बेप्स आ गया, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान्स, फिर उसके बाद मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जिसमें इंडिया सिग्नेटरी है। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद पिलर 1 एंड पिलर 2 रिपोर्ट्स आ गई ओईसीडी की। अब ओईसीडी की पिलर 1 एंड पिलर 2 रिपोर्ट्स के बाद यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी भी एक आर्टिकल 12 भी लेके आ गई कि आप नया आर्टिकल डाल दो ट्रीटी में। तो आर्टिकल 12 भी जो ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज के बारे में, वो सर्विसेज जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही नहीं है या मतलब बहुत ही ना के बराबर है, उनको हम एडीएस में कवर करेंगे। कोई जरूरत नहीं है नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे ना हो, कोई जरूरत नहीं है कोई थ्रेशोल्ड मीट करे या ना करे। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रीजंस में थ्रेशोल्ड आ गए हैं ना, पीई में थ्रेशोल्ड हैं, कंस्ट्रक्शन में थ्रेशोल्ड है, सर्विस पीई में थ्रेशोल्ड है आर्टिकल 5 में। एडीएस में कोई जरूरी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस बोलता है। पर हम यूनाइटेड नेशंस की माने या ओईसीडी की माने, मुझे लगता है, मेरा व्यू है ओईसीडी की मानी जाएगी, बिकॉज इंडिया एमएलआई में सिग्नेटरी ऑलरेडी है। एमएलआई कौन लेके आया? बेप्स एक्शन प्लान की वजह से आया। बेप्स एक्शन प्लान कौन हेड कर रहा है? ओईसीडी। इंडिया ओईसीडी को प्रेफर करेगा, ओईसीडी अप्रोच। तो हो सकता है आर्टिकल 12 भी यूएन टैक्स कमेटी का इंडियन टैक्स ट्रीटीज में कभी आए ही ना। आर्टिकल 12 भी, उसके ऊपर ये G7 टैक्स प्रपोजल। दोबारा से स्ट्रक्चर समझ रहे हो? लिंकेज, वट एवर इज ऑल हैपनिंग इन द इंटरनेशनल टैक्स वर्ल्ड राइट नाउ, when you talk of taxing technology giants like Amazon, Facebook and Google, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, उसके ऊपर ट्रीटी, उसके ऊपर बेप्स, उसके बाद एमएलआई, उसके बाद पिलर 1 एंड पिलर 2, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी आर्टिकल 12 भी, उसके बाद आपके G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल, और अब उसके ऊपर G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की मीटिंग जो 7-8 जुलाई 2021 को है। अब ये टैक्स स्ट्रक्चर्स को कैसे अफेक्ट करेगा? ये जो G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल आया है, ये टैक्स स्ट्रक्चर्स को कैसे अफेक्ट करेगा? Am I audible? Please give a thumbs up to me or give a yes to me in the comment section, please. Thank you. Thank you, Navneet. Thank you, Kavita. Thank you, Daksh. Thank you. Thank you. Thank you, Shikha. अब ये हमें थैंक्स। नाउ हाउ विल दिस अफेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स? आपने तो बता दिया टैक्स हेवंस को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बता दिया कि इनकम इंक्लूजन रूल लग सकता है, बेप्स आ रहा है, एमएलआई आ चुका है, इंडिया सिग्नेटरी, ये सारी चीजें हमने देख ली। बट ये टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे इंपैक्ट करेगा? फेसबुक, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज को कैसे इंपैक्ट करेगा? इसको समझो डायग्राम को। सिंपल बेसिक डायग्राम है, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहले सिंपल फ्रेमवर्क समझते हैं। मेरा कर्सर देखो, एक यूएस इनकॉर्पोरेशन है, उसका रेवेन्यू 1 मिलियन है। यूएस में टैक्स रेट कितना लगता है? सपोज 21%। तो 1 मिलियन पे 21% यूएस में टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने टैक्स हेवन कंपनी में पेमेंट करी है, जो कि वो उनकी सब्सिडरी है। इंट्रा ग्रुप सर्विसेज बोलते हैं इसको, ट्रांसफर प्राइसिंग की भाषा में इंट्रा ग्रुप सर्विसेज। इंट्रा ग्रुप सर्विसेज ली और उसकी पेमेंट करी, आर्म्स लेंथ पे करी, बहुत अच्छे तरीके से आर्म्स लेंथ अप्लाई करके, नॉर्मल इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंसेज में, अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस में जितना प्राइस लगना चाहिए हमने उतना ही दिया। हमने 0.75 मिलियन की सर्विसेज वहां से ली, सर्विसेज ले ली और पेमेंट हमने टैक्स हेवन कंपनी में कर दी। अब टैक्स हेवन में जो हमारी सब्सिडरी है, वहां पे टैक्स रेट क्या है? 0 या फिर 5%, 2%, नेग्लिजिबल, तो मैं मान लेता हूं 0 है।
एक हमारी सब्सिडरी इंडिया में भी है, ऐसी सब्सिडरीज हमारी बहुत सारी हैं, एक सब्सिडरी हमारी इंडिया में भी है। इंडिया से भी हमने पेमेंट ली, सर्विसेज ली, 0.5 मिलियन पेमेंट कर दी एज पर दी अप्लाइंग द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ये अब इस पे टैक्स का फर्क क्या पड़ा? ठीक है, मैंने इंट्रा ग्रुप सर्विसेज ली, मैंने पैसे दे दिए, सर्विसेज ले ली, या मैंने परचेज कर ली, गुड्स खरीद लिए, पैसे दे दिए। अब किसी से सामान लोगे तो उसको पैसे दोगे ना, बेशक वो आपका अपना भाई क्यों ना हो। तो अगर मेरी अपनी सब्सिडरी है तो अगर मैं उससे कोई सर्विसेज या अपने गुड्स ले रहा हूं तो मैं पैसे तो दूंगा ना। तो सिंपल यहां पे भी हो रहा है ऐसा, ये पैसे दे रहे हैं, इंडिया को भी पैसे दिए, टैक्स हेवन कंपनी को पैसे दिए, इंडिया ने सर्विसेज रेंडर करी, टैक्स हेवन कंपनी ने भी सर्विसेज रेंडर करी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, दीस ट्रांजैक्शंस आर गोइंग ऑन। टोटल ग्रुप रेवेन्यू कितना है? 2.25 मिलियन। कैसे? 1 मिलियन तो यूएस में जनरेट हुआ, अगर मैं 0.75 टैक्स हेवन कंपनी को पैसे दिए तो टैक्स हेवन कंपनी की भी तो इनकम ही हुई ना वो, और अगर 0.5 मिलियन इंडिया में आए तो इंडियन कंपनी की भी तो इनकम ही है। टोटल ग्रुप रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू कितना हुआ? तीनों को प्लस कर दिया, 2.25 मिलियन। मैंने टैक्स हेवन में कितने पैसे दिए हैं? 0.75। मैंने इंडिया में कितने पैसे दिए हैं? 0.5 मिलियन। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है यूएस में? 2.25 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.75 माइनस 0.5। कैसे? खर्चे काट लिए ना, मेरी इनकम थी, मैंने माइनस कर दिए पेमेंट्स टू टैक्स हेवन कंपनीज, पेमेंट्स टू ये इंडिया, परचेजेस या पेमेंट्स फॉर सर्विसेज, सिंपल डेबिट हो गए खर्चे। इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे निकलेगा? इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आया? इफेक्टिव टैक्स रेट क्यों निकालना पड़ रहा है? क्या फायदा हुआ टैक्स हेवन कंपनी बनाने का? क्या फायदा हुआ इंडिया में कंपनी बनाने का? क्या फायदा हुआ मेरे को ट्रांजैक्शंस को राउट करने का? कुछ भी ना करता, सिंपल 1 मिलियन पे सिंपल मैं उसको 2.25 21% पे टैक्स देके खत्म कर देता। कैसे? इफेक्टिव टैक्स रेट नीचे कितना आ रहा है? 12.6% ओवरऑल ग्रुप का। ओवरऑल ग्रुप का बोल रहा हूं, हमेशा ओवरऑल ग्रुप लेवल पे बात होगी, इंटरनेशनल टैक्स में जब भी होगी। ओवरऑल ग्रुप का इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है? 12.6। अगर वो अगर ये वो टैक्स स्ट्रक्चरिंग नहीं करते तो कितना टैक्स देना पड़ता? 21%। 21% से 12.6%, ऐसे होती है प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये होता है ग्रुप लेवल पे इफेक्टिव टैक्स रेट्स। आगे 2 टैक्स स्ट्रक्चर्स और समझेंगे, अभी तो टैक्स हेवन इसमें इंक्लूडेड है। कल को G7 टैक्स प्रपोजल के बाद टैक्स हेवन का अस्तित्व ही खत्म मान लेते हैं, वैसे नहीं होगा, टैक्स हेवन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे, पर मान लेते हैं टैक्स हेवंस को रिजेक्ट कर देंगे, टैक्स हेवन 0% दे ही नहीं सकते, मिनिमम 15% दो, तो तब टैक्स स्ट्रक्चर्स में क्या होगा आगे देखेंगे। अभी इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे निकाला मैंने? फॉर्मूला 0.21 प्लस 0.075 डिवाइड बाय 2.25 इंटू 100। सिंपल यही करते हैं ना कि मेरा टैक्स लगता यूएस में 0.21, मेरा टैक्स हेवन में 0 टैक्स लगा, मेरा इंडिया में कितना लगा? 15%। इंडिया 15% देता है, फाइनेंस एक्ट 21 में 15% का टैक्स रेट लेके आया फॉर एग्जांपल, या कोई भी इंडिया में टैक्स रेट, मैंने अज्यूम कर लिया 15% है, 15% मेरा टैक्स रेट लगा, तो 15 पे मैंने 15% वहां टैक्स दिया, तो टोटल मैंने कितना टैक्स दिया अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शंस? टैक्स हेवन में 0, यूएस में 0.21, इंडिया में 0.075, मिलियंस में बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल ग्रुप रेवेन्यू कितना? 2.25 कमाकर मैंने इतना टैक्स दिया ओवरऑल अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन, सारी सब्सिडरीज को मिला के, अपने हेडक्वार्टर्स को मिला के, टोटल 12.6% टैक्स दिया अपने रेवेन्यू का, वरना अगर नहीं करता तो 21% एंड अप करता। यहां तो अब टैक्स हेवन है इसलिए। अब अगले स्ट्रक्चर में देखो, टैक्स हेवंस मान लेते हैं, टैक्स हेवंस को 15% आपको, हमने मान लिया कि आपको टैक्स हेवंस को कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। G7 टैक्स प्रपोजल कहता है टैक्स हेवंस ने रेस टू द बॉटम कर रखा है, खत्म कर दो, गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबडी, वेदर डेवलप्ड कंट्री वेदर डेवलपिंग कंट्री। हालांकि कहीं ना कहीं ये रेशनल नहीं है, पर कॉन्सेप्ट ही है, गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आप टैक्स रेट्स के बेसिस पे अट्रैक्ट मत करो इन्वेस्टर्स को, गॉन आर दोस डेज। अब आप अट्रैक्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अब आप अट्रैक्ट करो इनोवेशन पे, अब आप अट्रैक्ट करो इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री में आने के लिए टेक्नोलॉजी पे। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं सेम यूएस इनकॉर्पोरेशन का रेवेन्यू 1.75 कैसे हो गया? 1 मिलियन प्लस 0.75, क्योंकि अब हम बोलेंगे कि आपने जो टैक्स हेवन में आयरलैंड में 0% टैक्स दिया है ना, अब आप उसकी इनकम पे, अपने ग्रुप पे, अपनी कंट्री में 21% टैक्स दो। ये अप्रोच फॉलो नहीं हो सकती, बिकॉज ये बहुत अग्रेसिव अप्रोच है। अब OECD पिलर 2 इस अप्रोच का सॉल्यूशन लेके आया। बहुत सारे मल्टीनेशनल्स ने ये ऑब्जेक्ट किया कि मान लो अगर मैं यहां पे
आयरलैंड में 0.75 मिलियन कमा रहा हूं, 0.75 मिलियन का मेरा रेवेन्यू है, तो 0.75 पे मैं यूएस टैक्स रेट दूं, इनकम आयरलैंड में आ रही है और टैक्स रेट उस पर यूएस का लग जाएगा, ऐसे कैसे? दिस इज नॉट फेयर। उन्होंने माना, कह रहे यार दिस इज एक्चुअली नॉट फेयर, ये तो बहुत अग्रेसिव अप्रोच हो गई ना। सोचो ना, एक कंट्री में 0% टैक्स लगता है, दूसरी कंट्री कह रही है मैं उस कंट्री पे 21% टैक्स ले लूंगी सीधा। दिस इज नॉट फेयर बिकॉज द इनकम हैज अराइजन इन आयरलैंड। ठीक है, तो अब यहां पे इफेक्टिव टैक्स रेट क्या हो गया? 19.6%। कैसे? टैक्स हेवन को मान लिया 21% पे टैक्स करूंगा, जिस टैक्स रेट पे तुम्हारी पेरेंट कंपनी टैक्स होती है। पहले मैंने 0% लिया था तो टैक्स हेवन कंपनी में दिया ही नहीं। अब यहां पे टैक्स हेवन में 21% लग गया, 1 मिलियन प्लस 0.75 मैंने उसका भी जोड़ दिया। ये अप्रोच बहुत अग्रेसिव थी, तो ये अप्रोच फॉलो नहीं होगी, बिकॉज ये अप्रोच अगर फॉलो हुई तो इफेक्टिव टैक्स रेट इतना बढ़ जाएगा कि लोग टैक्स स्ट्रक्चरिंग ही नहीं करेंगे। कैसे? यहां पे इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ रहा है? 19.6%, और वैसे 21% होता तो क्या फायदा हुआ इतना तामझाम करने का? क्या फायदा हुआ इतना टैक्स स्ट्रक्चरिंग करने का? नो यूज। अगर ये G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल ही खाली आप फॉलो करो तो हो सकता है ये हो जाए, पर साथ में OECD पिलर 2 भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर OECD पिलर 2 आपने अडॉप्ट नहीं किया तो इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो OECD पिलर 2 का एक पर्पस ये भी है कि MNCs, multinational enterprises should not feel that their effective tax rates are going up and up and up and up and there is no scope left, which is not fair यार। तो अब इसको कैसे करें हम? I think somebody is trying to come in the meeting. Ishani Gauba. Okay, fine. Admit. So, okay. Guys, you're getting this point right now, right? यहां तक आपको समझ आ रहा है? टैक्स स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं ये? Just yes or no? Perfect. Thanks. यस, ठीक है दक्ष, थैंक यू। गाइज, अब मान लेते हैं कि G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल भी फॉलो हो रहा है और OECD पिलर 2 रिपोर्ट भी फॉलो हो रही है। पहले टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था कि ना तो G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल था ना OECD पिलर 2 था। मतलब जो अभी सिचुएशन है वो है, टैक्स हेवन में 0, अपना टैक्स दो, इफेक्टिव टैक्स रेट कम कर लो ग्रुप लेवल पे। गूगल, एप्पल यही कर रहे हैं। G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल के बाद OECD पिलर 2 नहीं अडॉप्ट करोगे तो अग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरलैंड की इनकम पे या टैक्स हेवन में जो कंट्रीज हो रही है वो भी आप पेरेंट कंपनी की टैक्स रेट लगा के टैक्स कर दोगे और वो भी पेरेंट कंपनी को बोलोगे उस पर टैक्स भरो, उनकी इनकम में डाल दोगे आप। अब यहां पे मान लो OECD पिलर 2 रिपोर्ट भी आ गई, सेकंड G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल भी इंप्लीमेंट हो गया। मेरे कर्सर को देखना ध्यान से, यूएस इनकॉर्पोरेशन है, टैक्स हेवन में कंपनी है, इंडिया कंपनी है, कंपनीज वही है। टैक्स रेट्स कैसे बदलेंगे? इफेक्टिव टैक्स रेट्स कैसे चेंज हो जाएंगे? अब रेवेन्यू 1 मिलियन, यूएस में 21% टैक्स है। टैक्स रेट टैक्स हेवन कंट्री में मान लो कि वो G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल को मान गया तो 15% टैक्स देगा मिनिमम। मैं कहता हूं कि उसका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मानता, 0% बोलता है, बट तब भी यूएस में हेडक्वार्टर्ड है, यूके में हेडक्वार्टर्ड है, वो तो G7 कंट्रीज है ना, वो तो अपनी पेरेंट कंपनीज को, वो तो जहां पे कंपनीज बनी है उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तो बोलेंगे नो। अगर आयरलैंड का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मानता तो कोई बात नहीं, 15% आप दे दो, आप 21% मत दो। पहले क्या हो रहा था, आप अपनी भी इनकम पे 21% दे रहे थे, आयरलैंड की इनकम पे भी 21% टैक्स दे रहे थे। अब आप वो मत दो, अब आप अपनी इनकम पे 21% दो, जो मेरा डोमेस्टिक टैक्स लॉ है यूएस का। आपने ये पढ़ा है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, यहां पे क्या है? मिनिमम का मतलब बढ़ भी सकता है, खाली फ्लोर रेट है। तो यूएस बोलता है मेरा डोमेस्टिक इनकम टैक्स लॉ है 21% का, चलो आप मेरे को यूएस में 21% दे रहे थे, आप 21% दो। आपका जो आयरलैंड में सब्सिडरी है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर G7 में कंसेंसस नहीं दे रहे, कंसेंटिंग नेशन नहीं है वो, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप उसकी पेरेंट कंपनी हो, आप इनकम इंक्लूजन रूल लगा देंगे हम आप पे। इनकम इंक्लूजन रूल मतलब, ढंग से सुनना, इनकम इंक्लूजन रूल मतलब कि मैं उसकी इनकम को भी खुद में इंक्लूड कर लूंगा और 15% मिनिमम उस पर टैक्स भी लगा दूंगा। पहले सिनेरियो 2 में 21% लगा रहा था, पिलर 2 अडॉप्ट नहीं कर रहा था।
अब मैं पिलर 2 अडॉप्ट कर रहा हूँ, G7 का टैक्स प्रपोजल भी अडॉप्ट कर रहा हूँ अपने टैक्स स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे जो ये 0.75 मिलियन है ना, ये मेरा कर्सर जहाँ पे, वहां पे मैं 15% लगा दूंगा इनकम इंक्लूजन रूल इन्वोक करके। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में इनकम इंक्लूजन रूल नहीं है अभी, ध्यान रखना, और ये आ सकता है क्योंकि ये एक्चुअली में टैक्स का फ्यूचर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जायंट्स कंपनीज आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग ऑन क्लाउड राइट नाउ, यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट। ये मॉडल कन्वेंशंस, ये टैक्स लॉज 1960 के हैं, जब ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं थे, क्लाउड बिजनेस मॉडल्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, लॉस तब के बने हैं। अब इनको चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज तभी हो रहे हैं। आप समझो, लिंक समझो, बेप्स क्यों आया, प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही थी, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों आए, टैक्स ट्रीटीज पुरानी हो गई हैं, इतने सालों से नेगोशिएट की हुई पड़ी हुई हैं, टैक्सिंग राइट्स ढंग से एलोकेट हो ही नहीं रहे, वैल्यू चेन क्यों आया, क्योंकि हर कोई एक एंटिटी अलग अलग रिस्क लेती है, अलग अलग रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, जो जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। ये सब पहले नहीं था, ये 1960s में फ्रेम्ड है। अब ये डायनेमिक बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से अलाइंड हो रहे हैं। टैक्स हेवन पता है क्यों बने थे? टैक्स हेवन बने थे अपनी वेल्थ को ढंग से प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज को। कुछ कंट्रीज ने टूरिज्म प्रमोट करना था, आयरलैंड इज वन सच कंट्री। 1990s में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए उन्होंने टैक्स रेट्स में से उन्होंने बेनिफिट्स देने शुरू करे, ताकि लोग आना तो शुरू करें, यहां पे इनकम तो जनरेट हो। वह तो सर्पस से हुआ, बट उसके साथ साथ प्रॉफिट शिफ्टिंग होनी शुरू हो गई, क्योंकि लॉज हमारे अलाइंड नहीं थे, लॉज हमारे पुराने बिजनेस मॉडल्स पे फ्रेम्ड है। नाउ दीज आर चेंजेस, नाउ दीज आर 2021 चेंजेस, दिस इज व्हाट इंटरनेशनल टैक्स इज। इनकम इंक्लूजन रूल लग गया यहां पे, टैक्स रेट 0, इंडिया 15%। मान लेते हैं कि यहां पे इफेक्टिव टैक्स रेट अब क्या हो जाएगा, ओईसीडी पिलर 2 प्लस G7 मिनिमम टैक्स प्रपोजल, यहां पे टैक्स प्रपोजल टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 17.6%। कैसे? मैंने यूएस में तो 21% टैक्स दे दिया जो यूएस की इनकम थी, प्लस मैंने टैक्स हेवन की इनकम पे कितना परसेंट टैक्स दिया, 21%? नो, मैंने 15% किया, क्योंकि फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन भी तो करना है, फेयर शेयर ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, अग्रेसिव थोड़ा होना है। तो मैंने आयरलैंड की इनकम पे, टैक्स हेवन की इनकम पे 15% टैक्स ले लिया, इनकम इंक्लूजन रूल लगाकर, ओईसीडी पिलर 2 इन्वोक करके। इंडिया में फेयर शेयर ऑफ टैक्स था मिनिमम 15% है, मैं कह रहा हूं मैं 15% ले रहा हूं, तो इंडिया ने 15% अपना चार्ज कर लिया। इफेक्टिव टैक्स रेट ग्रुप रेवेन्यू 2.25 ही रहा, 0.1125, 0.21, 0.075, इन दोनों तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय ग्रुप रेवेन्यू इनटू 100, इफेक्टिव टैक्स रेट मेरा डाउन होकर 17.6 हो गया। सबसे पहले जब बहुत हम फायदा उठा रहे थे, ना तो इनकम इंक्लूजन रूल, ना ओईसीडी पिलर 2 रिपोर्ट, कुछ भी नहीं, तो 12.6% इफेक्टिव टैक्स रेट। देख रहे हो कितने सालों से कितनी प्लानिंग चली है इसकी, 21% से सीधा 12.6%। ये तो मैं खाली अज्यूम कर रहा हूं टैक्स रेट्स, अगर एक्चुअल टैक्स रेट्स पे आ जाओ तो इफेक्टिव टैक्स रेट निकलेगा तो कितने प्रॉफिट शिफ्टिंग हुई है, और ये न्यूज में है। 2017 में भी गूगल ने इतने बिलियंस ऑफ यूरोस शिफ्ट किए, 2018 में भी गूगल ने किए, 2019 में भी गूगल ने किए। ये प्रेजेंटेशन में लिंक्स हैं उन न्यूज के। एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी। तो वैसे कर प्रॉफिट शिफ्टिंग चल रही थी। अब G7 टैक्स प्रपोजल लाने के बाद ओईसीडी पिलर 2 को हटा दो, खाली टैक्स प्रपोजल देखो, अग्रेसिव हो गया, 19.6% इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया। एमएनसी कहेगा यार मैं तो, आप में से 21% ही ले लो, मैं कंप्लायंस बर्डन भी देखूं, मैं वहां पे इंप्लॉइज भी हायर करूं, वहां के खर्चे भी करूं, सब्सिडरी भी देखूं, वहां के लॉस को भी देखूं, वहां के कंसल्टेंट्स को भी पे करूं। आप एक काम करो, यूएस में 21% लेके खत्म करो अपने डोमेस्टिक टैक्स लॉ इन्वोक करके। वो कहता है ओईसीडी पिलर 2 साथ में लगा लो, इनकम इंक्लूजन रूल लगा दो, आपको हम 15% पे टैक्स करेंगे जिस इनकम पे आपका 15% से कम हो रहा है। इसको हम, ध्यान से सुनना, टॉपअप भी बोलते हैं। कई लोग इसको टॉपअप भी बोलते हैं, टॉपअप कर देंगे। कुछ कंट्रीज अगर 15% से नीचे कर रही हैं, या मान लो कि टैक्स रेट 0% नहीं होता टैक्स हेवन में, यहां पे टैक्स रेट होता 5%, तो डिफरेंशियल कितना था, 10। इनकम इंक्लूजन रूल 0.75 पे 10% लगता, 10% का टैक्स रेट लगता। क्यों? क्यों टॉपअप कर देते हैं उसको, कि हाँ चलो आपने 5% आयरलैंड में दे दिया, फाइन, ओके, आपको 10% से हम यहां टॉपअप कर देते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम 15% चाहिए, तो उसको टॉपिंग अप भी बोलते हैं। नाउ इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हमें कैसे इंपैक्ट होगा एज सीए स्टूडेंट्स,
as tax practitioners, as lawyers, as law students, company secretaries, as somebody who is a tax professional, कैसे कैसे होगा ये? आपको MLI पता है, पता होना चाहिए, आपको टैक्स ट्रीटी में चेंजेस पता होने चाहिए, आपको बेप्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको G7 के बारे में पता होना चाहिए, G20 के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है सर, पता कर लिया और पता भी है हमें, मान लेते हैं कि सब बोलते हैं हमें पता है. अब अपने जो नॉलेज को यूज करके ये देखो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. सर हम तो कैसे देखें फ्यूचर में क्या होने वाला है? इक्वलाइजेशन लेवाई, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में 4 साल 3 साल बाद हो सकता है चले जाए. ये है फ्यूचर. क्यों जाएगा वो? क्योंकि इंडिया को फेयर शेयर ऑफ टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा. इक्वलाइजेशन लेवाई आपको क्यों लगता है क्यों आया था? फाइनेंस एक्ट 2016 में पहली बार आया 6%, फिर उसका 2% क्लास आया अलग. फाइनेंस एक्ट 21 में उसका स्कोप और ब्रॉडन अप कर दिया. क्यों? क्लाउड बिजनेसेस मॉडल्स की वजह से, टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल्स की वजह से. इक्वलाइजेशन लेवाई इज नथिंग. इक्वलाइजेशन लेवाई का पर्पस उसके नाम में है, इक्वलाइज करने के लिए. मेरा टैक्स लॉस हो रहा था इंडिया का. इंडिया सोर्स स्टेट था, जहां भी सोर्स स्टेट मतलब यहां से इनकम का सोर्स इंडिया में था, बट तब भी इंडिया को टैक्स नहीं मिलता था. क्यों? क्योंकि यहां पे लोग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बनाते थे. बोलते थे हमारी यहां पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स आप इंडिया में एट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इंडिया परेशान यार, क्या करें क्या करें. उन्होंने बोला कि जो मेरा टैक्स लॉस हो रहा है ना, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस मॉडल्स क्लाउड और ऑनलाइन बिजनेसेस में पीई बनाते नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स देते नहीं है, सारे का सारा खर्चा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स हो जाते हैं, टैक्स कुछ मिलता नहीं है. इंडिया ने बोला आई विल इक्वलाइज दिस टैक्स लॉस. तब उसका नाम पड़ा इक्वलाइजेशन लेवाई. टैक्स लॉस को इक्वलाइज करो. टैक्स लॉस को इक्वलाइज करने के लिए आपने इक्वलाइजेशन लेवाई लगा दिया. इक्वलाइजेशन लेवाई, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्यों आया? बिजनेस कनेक्शन है सेक्शन 911 में. मैं कह रहा हूं कि कैसे हमें, हाउ आर वी गोइंग टू थिंक अबाउट दीज टैक्स स्ट्रक्चर्स इफ वी एक्चुअली वर्क इन इंटरनेशनल टैक्स, इफ एक्चुअली वी वांट टू वर्क इन इंटरनेशनल टैक्स. जितना सोच सकते हैं उतना सोचें, जितना सोच सकते हैं. सोचने का पहला तरीका, जो ऑलरेडी हमें पता है पहले वो उसमें लिंक बनाए. फिर उसके बाद जितना पता है उससे फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट है इन द टैक्स स्ट्रक्चर इन द एमएनसीज, कैसे लोग टैक्स प्लानिंग करेंगे. फिर अगर वो टैक्स प्लानिंग करेंगे तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट आराम से होने देगी. आर यू लाइक गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा तो है नहीं. गूगल तो करता रहता ना. 2020 के बाद उसने टेक्निक बंद क्यों कर दी? क्योंकि ईयू डायरेक्टिव्स ने एग्जेम्पशन देनी बंद कर दी. 2015 में सबको पता लग गया कि ये यहाँ पे डबल आयरिश डच सैंडविच रूल लगा के फायदा ले रहे हैं, तो उन्होंने खत्म कर दिया. उन्होंने कहा 5 साल ले लो फेज आउट पूरा करने के लिए, अभी 5 साल ले लो. तो उन्होंने 2015 से 2020 तक का टाइम दे दिया अपनी यूरोप में जितनी भी कंपनीज है उनको. तो गूगल ने अपनी सारी टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग करी. 2020 के बाद ये टेक्निक यूज करनी बंद कर दी. अब उस पर इनकम इंक्लूजन रूल लग सकता है. यही चीजें देखनी है, यही चीजें चेक करनी है. यही चीजें आपको इंटरनेशनल टैक्स के अंदर घुसाएंगी, यही चीजें आपको इंटरनेशनल टैक्स का फ्लेवर देंगी, यही चीजें आपको फील देंगी एक, और यही चीजें आपको देखनी है. सारे का सारा गेम टैक्स स्ट्रक्चर्स का है. ये टैक्स स्ट्रक्चर, ये टैक्स स्ट्रक्चर, ये टैक्स स्ट्रक्चर, ये टैक्स स्ट्रक्चर, सब टैक्स स्ट्रक्चर्स में आता है. आज का सेशन अटेंड करने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू. संडे को 1 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए मेरे साथ आई एम रियली थैंकफुल. आई होप आई हैव एडेड अ बिट ऑफ वैल्यू टू योर इंटरनेशनल टैक्स परस्यूट्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जो भी जितने भी लोग हैं मुझे अभी सुन रहे हैं, या जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, या जितने भी मुझे मतलब व्हाटएवर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां पे भी, बहुत सारे, मेरा पर्पस यही है इन सेशंस को कंडक्ट करने का. प्लीज डू स्प्रेड अ वर्ड कि आर्टिकलशिप लेवल पे ही अगर ये सारी चीजें पता हो, आर्टिकलशिप लेवल पे ही इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर ही अगर हमें ये सब पता लग जाए, हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ ये भी प्रोफाइल है, ये भी काम है, हमें यहां भी जाना है. परफेक्ट कोई नहीं होता. आई एम टेलिंग यू, देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट. Everybody learns, everybody do mistakes.
पर ये सब चीजें अगर इनिशियली पता लग जाए, या ये सब चीजें कभी भी इन अ मैटर ऑफ लाइफ, इन एवरी फेज ऑफ लाइफ पता लग जाए, तो कितनी आसानी हो जाती है. मेरा पर्पस बस यही है कि why should this field, why should this knowledge be confined to only top management, why should this field, why should this knowledge be confined to the leadership? No, even a fresher chartered accountant can, know this all. Even a fresher chartered accountant can have a determination and will to do all this. अगला सेशन मैं प्लान कर रहा हूं, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे. मेरा सेक्शन पढ़ाने में आपके थ्रू मैं पढ़ा सकता हूं, बट द पॉइंट इज कि आपको पता है, आप किताब खोलो, इनकम टैक्स एक्ट खोलो, समरी चेक कर लो, गूगल चेक कर लो, सब मिल जाएगा. मेरा ये सेशंस कंडक्ट करने का मतलब है प्रैक्टिकल इनसाइट्स देना, जो मुझे लगती है प्रैक्टिकल इनसाइट्स हैं, जो मैंने सीखी हैं, जो मैं सीख रहा हूं, जो मैं हासिल कर रहा हूं रोज, जो मैं अपने काम कर रहा हूं, जो मैं अपने काम में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जो भी. नेक्स्ट सेशन में सोच रहा हूं कि गूगल और एप्पल प्रैक्टिकली इन्होंने कैसे रेवेन्यू शिफ्ट करे. ऐसे डबल आयरिश डस्ट सैंडविच तो लगाया, बट लेट्स फोकस ऑन अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल केस स्टडी ऑफ अ गूगल और एप्पल. उनके फिगर्स में जाके, उनके एक्चुअल फिगर्स में जाके, उनके फाइनेंशियल दिए थे, उन्होंने गूगल आयरलैंड लिमिटेड बनाया, गूगल यूएस इनकॉर्पोरेशन थी, ऐसे मैं ये सोच रहा हूं. रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे आई एम प्लानिंग अ सेशन. तो गाइस, इट विल बी ओनली पॉसिबल विदाउट योर, it will only be possible with your support. It will only be possible agar if you will spread a word ki, there is a guy who is trying very hard to spread awareness, to empower everybody in international taxation. Why should this be knowledge to be confined on the international conferences, जहां पे जाने के लिए एक एक फीस, एक एक सीट 50,000 INR की टिकट होती है, 25,000 INR की टिकट होती है. ये नॉलेज क्यों वहां तक सीमित रहे? ये नॉलेज हर सीए को, हर सीएस को, हर स्टूडेंट को, हर पर्सन को, हर टैक्स प्रोफेशनल को, हर पर्सन को मिलनी चाहिए. दिस इज व्हाट इज द स्कोप, दिस इज व्हाट इज देयर, दिस इज व्हाट इज द डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड. इस फील्ड से आप जितना प्यार करोगे, आपको उतना प्यार होता जाएगा. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर दिस संडे. एनी क्वेश्चन आप मेरे को मेल करें, yishusehgal@gmail.com. आप मेरे को डीएम करें मेरे इंटरनेशनल टैक्स पेज पे, या आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करें. एनी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर. 1 घंटा मैं आपका लेता हूं, एंड आई मेक श्योर दैट आप मेरे साथ 1 घंटा इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको अपना बेस्ट दूं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग वंस अगेन, एंड आई जस्ट want to tell you that have a great Sunday and happy Father's Day, and happy Father's Day to every father and every mother, to to your parents, and God bless all. Take care. Bye bye.